अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का 3.12 टॉपिक यानी 12 लेक्चर हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोर्स थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम, या इसको हम कहते हैं कि भाई रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्या भाई? रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी, हमें क्या मालूम करना है? रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम हमने मालूम करना है। तो इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल इंसान दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर लाइक लाजमी कर दें। अब आते हैं हम कि भाई पहले तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं कि बोहर ने क्या कहा था। आपको पता है कि भाई रदरफोर्ड थ्योरी आई थी। रदरफोर्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि एटम जो है वो खाली है। एटम जो है वो ज़्यादातर उसके पार्टिकल्स जो खाली है, उसके बीच में जो है वो है न्यूक्लियस। बीच में उसके क्या है? न्यूक्लियस है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके जो है अराउंड जो है वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। तो जब ये रदरफोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया तो नील बोर ने हाथ खड़ा कर दिया। नील बोर साहब जो थे उन्होंने 1913 में ये बात कही। नील बोर साहब ने 1913 में ये बात कही कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल जो है ना वो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी। जब उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी तो उसमें से शुआ जो है वो निकलेंगे। जैसे कि रदरफोर्ड साहब ने कहा था, जब मुसलसल उसमें शुआ निकलेंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो चार्ज है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर जो क्योंकि रदरफोर्ड ने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, तो फिर नील बोर साहब की थ्योरी आई थी और नील बोर साहब ने बताया था कि एटम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स ऑर्बिटल के अंदर या क्वांटाइज ऑर्बिटल के अंदर मूव करता होता है, और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तभी उसमें से एनर्जी इमिटेशन होती है, कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिटेशन नहीं होती है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा हमने उसको रिकॉल कर दिया। अब आते हैं इस तरफ के भाई बोर्स जो है वो किस तरह जो है हाइड्रोजन एटम को जो है ना वो डेरिवेशन जो है अप टू एंगस्ट्रॉम डेरिवेशन किस तरह वो मालूम करके हमें दिखाता है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे ई। अब उस इलेक्ट्रॉन जो ई है उसकी आपको पता है कि उसकी चार्ज कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम, और उस चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास भी होता है, तो उसका मास कितना होता है? 9.11 × 10⁻31 kg। तो हमने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी चार्ज भी है और उसका मास भी है, ई भी है और उसका एम भी है। अब जो ये सेंटर है, न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो भी हम मान लेते हैं कि वो भी ई है। लेकिन अगर हम दोनों को अगर ई चार्ज दे दे, अगर मैं दोनों को ही अगर ई चार्ज दे दूं, यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि भाई ई जो है वो चार्ज है किसकी? ई चार्ज जो है वो है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है जी, और ई जो चार्ज है वो प्रोटॉन की भी है। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो प्रोटॉन की जो चार्ज है उसको हम शो करते हैं ZE से, यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हमने शो कर दिया E से, और जो प्रोटॉन की चार्ज है उसको हमने शो कर दिया ZE से। ठीक है जी। अब आगे हम चलेंगे तो आगे हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन है या ये जो चार्ज है इसका यहाँ इलेक्ट्रॉन तक जो सर्कुलर बना हुआ है, जो एंगुलर बनी हुई है, उसका रेडियस है। तो उस रेडियस को हम नाम देंगे R। तो हमारे पास रेडियस क्या हो गई? R। अब इस रेडियस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी का हमने नाम दे दिया V। तो यहां तक तो बात क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी चार्ज होगी E, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास होगा m, इलेक्ट्रॉन है तो रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर से यानी न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस होगा वो होगा r, और जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो होगी वेलोसिटी, और न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर जो चार्ज है प्रोटॉन की उसको हमने कह दिया कि ZE। तो ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब हमने क्या करना है,
अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के Q1 एंड Q2, ठीक है ना, कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 एंड Q2, ठीक है जी। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और डिवाइडेड बाय और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है R स्क्वायर के। तो यहाँ हमने जो चार्जेस उठाई है वो क्या है भाई, E जो है वो हमारा है Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ZE जो है वो है हमारे पास जो है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों को हमने उठाया, और रेडियस जो है वो तो है ही R, तो R का हमने स्क्वायर कर दिया। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा भाई, E और E तो ये हो जाएगा E स्क्वायर और R स्क्वायर नीचे, ठीक है जी। तो हमारे पास यानी कि ये इस कॉलम क्लास के बाद जो है हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब हम इसको आगे देखते हैं, क्योंकि ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। F जो हमारे पास आ गया वो आ गया KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखते हैं, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है तो ये उसमें गिरता नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस पे ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन दिखा रहा है वो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अपोजिट में लगती है। जिस तरह हम जो खिला में जब हम जाते हैं जहाँ जहाज के अंदर, तो वहां पता है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल जो है फोर्स नहीं होती, तो वहां पर भी हम एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है क्रिएट करते हैं। हमारा जो मास होता है वो तो धरती की तरफ आ रहा होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर साइड पे आता है, तभी हम बैलेंस होकर वहां पर काम कर सकते हैं। या इसका मिसाल एक और भी है कि आप देखें, अगर ये मून है वो हमारे धरती के चौधारी जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है, तो मून की जो अट्रैक्शन होगी वो तो धरती की तरफ होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल इस तरह। ये जो चार्ज है ये तो यहाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कहाँ होगी, ऊपर होगी। तो इसी तरह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास बराबर होती है mv अपॉन r। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। एक हमारे पास है F बराबर KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, दूसरी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल इक्वेशन है mv अपॉन r। तो ये भी F है ये भी F है, हम क्या कर रहे हैं, F की ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, यानी ये जो है F बराबर KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है। F बराबर क्या है, KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो F की जगह पर हम क्या रखेंगे, mv अपॉन r। mv अपॉन r हमने रख दिया, ठीक है जी, mv स्क्वायर अपॉन r हमने रख दिया, mv स्क्वायर अपॉन r हमने रख दिया। अब जब है mv स्क्वायर हमने r रख दिया तो r r में कैंसिल, r r में कैंसिल, तो ये क्योंकि r स्क्वायर था तो यहाँ पर एक r बचा। अब ये जो r है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, हम इसको यहाँ ले गए तो ये हो गया mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर r, और ये हो गया KZE स्क्वायर, ये क्या हो गया, KZE स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 3, क्योंकि हमें तो रेडियस चाहिए। अब रेडियस के लिए हमारे पास क्या है कि भाई वेलोसिटी भी हमें पता है। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स, बोहर पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि बोहर पोस्टुलेट्स ये कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल जिनकी वेलोसिटी क्या हो, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसलिए जो इसका मोमेंटम बनेगा, यहां तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटा दूं, फिर मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। तो 1 2 3 ओके, देखें यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, बस वही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है E है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है m है, और रेडियस r है, और वेलोसिटी v है, और चार्ज जो ZE है, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। यहां पर ये जो है बोहर साहब जो पोस्टुलेट दे रहा है वो ये है कि भाई हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो होता है mv के बराबर। किसके बराबर होता है, mv के। लेकिन ये जो मोमेंटम इसका बन रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो किसमें बन रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में है, एंगुलर पाथ में है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, r, ठीक है, तो जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं mvr। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mvr। तो ये जो mvr है अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर कहता है कि mvr जो है वो होगा nh अपॉन 2 पाई के। किसके बराबर होगा, mvr किसके बराबर होगा, nh अपॉन 2 पाई के। यहाँ पर h क्या है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 6.625 into 10⁻³ जूल सेकंड, ठीक है, और पाई का तो आपको पता है कि वो क्या है 3.24, ठीक है। अब यहाँ से इसी वैल्यू में से अगर मैं r निकालना चाहूं और इसी वैल्यू में से अगर मैं v निकालना चाहूं तो v किस तरह निकालूंगा कि v यहाँ पे वैसे का वैसा है, mr यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही है, जब यहाँ नीचे आएंगी तो mvr क्या करेंगी, 2 पाई मल्टीप्लाई mr। तो ये वैल्यू जो हो गई वो किसकी हमें मिल गई, v की।
ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई, v की। तो मैंने देखो क्या किया, हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखी mvr, जो बोहर कहता है कि वो किसके बराबर होती है, nh2π के। अब n क्या है, n आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल है। n क्या है भाई, नंबर ऑफ शेल है। तो बोहर के जो नंबर ऑफ शेल्स थे वो थे 4। पहला था k, तो जिसकी वैल्यू क्या थी 1, फिर था n जिसकी वैल्यू क्या थी 2, फिर था m जिसकी वैल्यू क्या थी 3, फिर था n जिसकी वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, तो ये उस हिसाब से, बाकी वरना ये तो सारों में कांस्टेंट रहेगा nh/2π। तो यहां से हमने क्या किया कि यहां से हमने v की वैल्यू निकाली। v की वैल्यू हमने कैसे निकाली कि v वैसे का वैसा रहा, mr मल्टीप्लाई कर रहा था, जब यहां चला आया तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। तो mvr, v यहां रहा, mr यहां चला आया तो वो क्या कर रहा है, डिवाइड। तो हमारे पास जो v की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, nh2πmr, nh2πmr। तो अब यही जो वैल्यू हमने मालूम की है v की, अब इसी v को हम यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, mv²/r kze² है। तो mv²/r के mv² मल्टीप्लाई r बराबर kze² है। तो यहां हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जो v है, जहां पर v है तो v की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। तो v पर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, अगर v पे स्क्वायर है, जैसे देखें यहां कि v पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो v पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि n का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा और r का स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा ना। तो यही हमने किया है, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर और r का स्क्वायर। अब साथ में देखें कि ये था mv²r, ये क्या था भाई, mv²/r था। ये क्या था, mv²/r था। तो मैं यहां लिख दूं, अगर m v² और r है तो m यहां से कट गया, एक m यहां से कट गया, एक r यहां से कट गया, एक r यहां से कट गया। तो यही हमने किया है, m में यानी कट गया, एक m से डिवाइड हो गया, दूसरा r से डिवाइड हो गया। तो यहाँ जो बचा वो क्या बचा, n² h², यानी यही बचेगा ना। यहाँ ये काटने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये बचेगा n² और h² बचा। 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर करेंगे तो, क्योंकि m तो हमारे पास एक बची और r बचा, और क्या बचा, r बचा। ठीक है, और यहाँ सामने जो है हमारे पास है kze²। क्या है, kze²। ये किसके बराबर हो गया, kze² के। किसके बराबर हो गया, kze² के। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए r। हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो इसका मतलब ये है, अगर हमें r चाहिए तो r यही रहेगा, n² h² यहाँ आके डिवाइड करेगा, n² h² यहाँ आकर डिवाइड करेगा। और ये जो है 4π² और जो m है r यही रहे, 4π² जो है वो वहां आके मल्टीप्लाई किया, तो हमने उसको वहां पर आके क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4π² हमने m लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, 4π² m हमने लिख दिया। अब देखें आगे हमने क्या किया है, क्योंकि हमें तो r चाहिए था, 1/r तो हमें चाहिए नहीं। जब हमें r चाहिए तो इसका मतलब है इसको उल्टा कर देंगे, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो n² h² ऊपर चला जाएगा और बाकी रकम सारी की सारी नीचे आ जाएगी। तो ये जो है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो है ये है हमारे पास डेरिवेशन रेडियस मालूम करने का, जो है हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो हम इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे n यानी नंबर ऑफ शेल, प्लैंक्स कांस्टेंट की, और इस तरह चार्ज ऑफ जो है प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 4 और पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी r1। r1 का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट हमें मिल जाएगा, जो हमारे पास क्या है 0.529, 0.529। और a जो है बियरिंग यूनिट है, जिसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, जो किसके बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के। इसी तरह अगर आप आगे यानी कि मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट शेल का था, तो यहाँ पर n जो है 1 था, आप n2 ले लेंगे। अगर आगे और मालूम करना है तो n3 लेंगे, n4 ले लेंगे। और इसी तरह अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो वहां जो बुक में है वहां पर ये k नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये कॉलम्स लॉ है, तो आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। सारी जो वैल्यू है
उसमें से अगर आप रिमूव भी कर दें तो भी कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि आपका जो ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल वही बन जाए जो आपकी जो है बुक के अंदर है। तो इसी तरह हमारी जो है वो आज का जो इक्वेशन है वो इजीली हमने जो है वो हल कर दी, इजीली हमने जो है वो हल कर दी। एक दफा मैं फिर आपको इसको रिपीट करके दिखाता हूँ बड़ी आसानी से, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आसानी से आपको समझ आ जाए। हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू उठाई कि भाई जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, ठीक है, फिर हमारे पास प्रोटॉन की भी चार्ज है, ठीक है, और हमारे पास इसका रेडियस भी है, और हमारे पास इसकी वेलोसिटी भी है, और हमारे पास एक मास भी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन का जो है मास होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन का रेडियस होगा, और न्यूक्लियस पे चार्ज होगी Ze। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, F बराबर किस चीज के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज है तो E और Ze डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर किसके बराबर हो गया। तो इसको अगर मैं और हल करूं तो ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको और हल करूं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R, mv स्क्वायर अपॉन R। तो अगर अब मैं इस इक्वेशन को इसमें पुट करूं, mv स्क्वायर अपॉन R को, यानी जो F है Ze स्क्वायर अपॉन R, तो F की जगह पर मैं अगर पुट करूं mv स्क्वायर अपॉन R तो लिख सकता हूं इस तरह, यहां लिख सकता हूं Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, एक R में कैंसिल, ये अगर यहां चला जाए तो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R और हो जाएगा Ze स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जो है बोहर ने बताया है कि जो V होगी, V जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है mvr nh अपॉन 2 पाई के, किसके बराबर है, mvr nh अपॉन 2 पाई के। अगर मैं यहां से चाहूं कि मुझे V मिले तो V किसके बराबर होगी, nh, और mr अगर यहां नीचे आ जाए तो हो जाएगा 2 पाई mr, ठीक है जी, 2 पाई mr। तो ये वैल्यू हमें मिल गई V की, ये वैल्यू हमें किसकी मिल गई, V की। अब यही वैल्यू जो है मैं यहां पुट करूंगा, तो जो है m वैसे का वैसा, और V की वैल्यू क्या है, nh 2 पाई और m r और स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब ये है कि ये n स्क्वायर हो गया, ये h स्क्वायर हो गया, या 2 स्क्वायर हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये m स्क्वायर हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, और r वैसे का वैसा, और यहाँ पर क्या है Ze स्क्वायर, ठीक है, एक r यानी कि ये है स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर और r कैंसिल हो गया, ये m है तो m इसमें कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो यहाँ बची रकम वो क्या बची, वो हमारे पास बची भाई n स्क्वायर और h स्क्वायर बची, यही बचा ना, n स्क्वायर और h स्क्वायर, और यहाँ पर इसको अगर हम करेंगे तो ये होगा 4 और ये होगा पाई और ये होगा m और ये r और ये होगा Ze स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा, ताकि आपको आसानी से बिल्कुल समझ आ जाए। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसी चीज को यहां लिखता हूं ना, इसी चीज को दोबारा समझ आने के लिए हमें, क्योंकि क्या यहां से चाहिए r, तो r इधर रहे 1/r, यहां पे वैसे का वैसा रहा, n स्क्वायर और h स्क्वायर ये यहां चले आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में n स्क्वायर और h स्क्वायर आ गया, ठीक है। और 4 पाई m स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m r यहाँ पे है डिवाइड में, तो ये ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। लेकिन हमें 1/r नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था r, तो r किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 4 में पहले लिख देता हूं Z 4 पाई स्क्वायर mr, 4 पाई स्क्वायर। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी, इसको हम कहते हैं nth डेरिवेटिव्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। तो यहां तक अगर आपको कोई बात समझ ना आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को बार बार आप देखें, और जब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि Z और E की जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ और पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जो है 4.314, और m की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है 9 तो यहां से हम r मिटा देंगे, तो वो जो है हमारे पास जो है वो है m जो है हमारे पास है 9.11 × 10⁻31 kg। तो पुट करेंगे तो हमारे पास जो r की जो वैल्यू आएगी, r की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी क्या 0.529
29 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी सवाल समझ ना आया हो, अगर डेरिवेशन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।